Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your chemistry teacher Malik Danial and this is your chemistry class 10th. Okay? अब बच्चे इससे पहले हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जिसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और फिर हमने एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट पढ़ा था, एक सिस्टम पढ़ा था विच वाज एटमॉस्फेयर कि anything around us is our environment and the chemistry which deals with the chemical reactions and the processes occurring in atmosphere, in environment, everywhere around us is environmental chemistry. फिर हमने देखा कि एटमॉस्फेयर क्या है, हमने कहा the layers of gases around us, the blanket of air around us, the mixture of gases around us is atmosphere. अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, चैप्टर हमारा चल रहा है यूनिट 14, चैप्टर 14 एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो लेयर्स ऑफ गैसेस हैं, ये हमारे पास कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रही हैं. अब हमारे पास जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है बच्चे, हमारी जो अर्थ है, हमारे पास अर्थ एटमॉस्फेयर, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग हो गया, अर्थ एटमॉस्फेयर. क्या कह रहे हैं बच्चे, जो हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट लेयर्स. ठीक है, जो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द मिक्सचर ऑफ गैसेज है, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेज है, लेयर्स ऑफ गैसेज हैं हमारी अर्थ के इर्द गिर्द, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 4 डिफरेंट लेयर्स. वन इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड वन इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन इज कॉल्ड मीजोस्फेयर एंड द फोर्थ लेयर इज कॉल्ड थर्मोस्फेयर और आयोनोस्फेयर. अब बच्चे कह रहे हैं कि लेट्स से एज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ पे अर्थ ड्रॉ की है. अर्थ का हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सेंटर, नीचे बॉटम पे क्या है, अर्थ है. अब हमारी अर्थ से ऊपर राइट नाउ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ सरफेस यहाँ एज्यूम करें, सरफेस ऑफ अर्थ से लेके 12 किलोमीटर और 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 11 किलोमीटर स्पेस में ऊपर चले जाएं. ये अर्थ सरफेस है और इससे हम ऊपर स्पेस की तरफ मूव कर रहे हैं. ठीक है, ऊपर हम टॉप पर स्पेस की तरफ मूव कर रहे हैं. कह रहे अर्थ सरफेस से जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है गैसेस की, ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो हमारे पास, द लेयर्स ऑफ गैसेस हैं, द लेयर ऑफ एयर है जो हमारे पास अर्थ सरफेस से लेकर 11 किलोमीटर स्पेस में, 12 किलोमीटर तक स्पेस में, वो कौन सी लेयर कहलाती है? दिस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर. द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर. अब कह रहे जब हम 11 किलोमीटर तक स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी बाउंड्री हम कहते हैं कि जहाँ से अर्थ की दूसरी लेयर स्टार्ट होती है और स्ट्रेटोस्फेयर एंड होती है, उस पॉइंट को कहते हैं ट्रोपोपाज. उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ट्रोपोपाज. अब ट्रोपोपाज के बाद जो हमारे पास अर्थ की एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर स्टार्ट होती है, द सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ above the troposphere is called stratosphere. And stratosphere extends from 11 kilometer to 50 kilometer in space from the earth surface. कि हमने कहा 0 से 11 किलोमीटर अर्थ पर हमारी फर्स्ट लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर है. एंड ट्रोपोस्फेयर का जो एज है जहाँ पे वो एंड हो रही है, ठीक, लेयर हमारे पास क्या कह रहे थे? अपर एज ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपाज. अपर लेयर और अपर एज ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपाज. अब उसके बाद जो लेयर है दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर. और स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया? 11 to 50 किलोमीटर इन स्पेस. ओके, अब हमारे पास उसके बाद जो तीसरी लेयर है वो कौन सी है? एटमॉस्फेयर की. अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर इज आल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर. एक और बात, इट इज आल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर. अभी हम इनकी कंपोजिशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर. इट इज आल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर. अब कह रहे बच्चे जो स्ट्रेटोस्फेयर का एज है, एंडिंग पॉइंट है 50 किलोमीटर पर जाके, वो पॉइंट क्या कहलाता है? स्ट्रेटोपाज. यहाँ पे ट्रोपोपाज था तो इसका क्या था? स्ट्रेटोपाज. डिफाइन कैसे करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर का? द लेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर. अब बच्चे हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर है इट इज कॉल्ड मीजोस्फेयर. यहाँ पे हमारे पास गैसेज आयनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होती हैं. अब मीजोस्फेयर जो है वो उसकी रेंज क्या है हमारे पास बच्चे? इट इज अबाउट 50 to 80 किलोमीटर. इसकी रेंज क्या हो जाती है? 50 to 80 किलोमीटर इन स्पेस. कि हमारे पास अब स्पेस में हम मूव कर रहे हैं, 80 किलोमीटर तक चले गए तो 50 के बाद जो 80 किलोमीटर तक रेंज है वो किसकी है बच्चे? मीजोस्फेयर की.
अब मीजोस्फीयर के बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाती है थर्मोस्फीयर और आयोनोस्फीयर। इसका दूसरा नाम क्या है? आयोनोस्फीयर। मैं बताऊंगा क्यों आयोनोस्फीयर कहते हैं। अब जो थर्मोस्फीयर है उसके नीचे जो हमारे पास एंडिंग पॉइंट है मीजोस्फीयर का, अगेन इट इज कॉल्ड मीजोपास, इट इज कॉल्ड मीजोपास। अब कह रहे बच्चे थर्मोस्फीयर हमारे पास ऑलमोस्ट एक्सटेंड करती है 320 किलोमीटर इन स्पेस, कि मैंने कहा हम ये नीचे से ऊपर स्पेस में जा रहे हैं तो 320 किलोमीटर तक हम आसमान में मूव कर रहे हैं। इन द स्काई वी आर मूविंग अप, सो वी हैव थर्मोस्फीयर टिल 320 किलोमीटर आफ्टर 80 किलोमीटर इन स्पेस। और उसके बाद हमारे पास एक लेयर कह रहे हैं कि या हमारे पास जो पोर्शन है एटमॉस्फेयर का या अर्थ का, दिस इज एक्सोस्फीयर। मीन ये एरिया हमारे पास स्पेस है, आप खला में निकल गए हैं, दिस इज एक्सोस्फीयर। अब बच्चे इसकी डिटेल पे आ जाएं कि हमारे पास ये 4 लेयर्स क्या हैं। अब आपकी बुक में जस्ट 2 लेयर्स डिस्कस की गई हैं, वन इज ट्रोपोस्फीयर एंड द सेकंड इज स्ट्रेटोस्फीयर। मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को आप यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। अब सबसे पहले आते हैं बच्चे ट्रोपोस्फीयर पे। यहाँ से मैंने इसी तरह मैचिंग की, आपकी बुक में उसने इस तरह ऑर्डर लिखे, मैंने बॉटम से अप लिखा है। अब ये जो ट्रोपोस्फीयर है, कह रहे द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फीयर। रेंज क्या है? हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 0 to 11 किलोमीटर। बच्चे ये जो पॉइंट्स हैं आपने याद करने, ये आपके एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। पेपर में आपके पास पूछा जा सकता है रेंज क्या है ट्रोपोस्फीयर की, स्ट्रेटोस्फीयर की, मीजो की, थर्मो की, और इनकी टेम्परेचर कंडीशंस क्या हैं। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ट्रोपोस्फीयर हमारे पास 0 to 11 किलोमीटर एक्सटेंड कर रही है स्पेस में, और हमारे पास इसमें टेम्परेचर कंडीशंस क्या है 15 to -56। बच्चे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे जैसे हम स्पेस में मूव करते हैं हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आती है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। कि लेट से आपकी अर्थ के करीब नॉर्मल जो टेम्परेचर है आपकी एयर का वो 15 डिग्री सेल्सियस है, बट जैसे ही आप 0 to 11 मूव करना स्टार्ट करेंगे तो ये टेम्परेचर डिक्रीज करेगा एंड इट डिक्रीज टिल -56। अब ये डिक्रीज क्यों करता है? कि हमारे पास ये जो गैसेज हैं हमारे पास ट्रोपोस्फीयर में वो क्या है, कंपोजिशन डिस्कस कर ले फिर मैं आपको बताता हूँ। कह रहे हैं जो ट्रोपोस्फीयर है इसमें हमारे पास डिफरेंट गैसेज हैं, N2O2 CO2 मीन नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आर्गन, वाटर वेपर्स, ये हमारे पास बच्चे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? ट्रोपोस्फीयर में, मीन 0 to 11 किलोमीटर। अब ये जो गैसेज हैं इनकी हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, ये हीट एनर्जी को ट्रैप नहीं करती जो सन से आ रही है, ठीक है। नियर द अर्थ सरफेस क्या होता है? अर्थ रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है और रेडिएशन को जब वो एमिट करती है तो नियर द अर्थ सरफेस हमारे पास जो एयर होती है उसका टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, वहाँ पे एयर वार्म अप होती है। बट जैसे जैसे हम अर्थ से दूर हो रहे हैं, इस लेयर में हम मूव कर रहे हैं, ट्रोपोस्फीयर में मूव कर रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या करता है? फॉल करता है। अब बच्चे हमारे पास ये रीज़न हो गया टेम्परेचर फॉल क्यों कर रहा है। अब दूसरी बात ये कि मैंने वहाँ भी आपको बताया कि अपर एज ऑफ ट्रोपोस्फीयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। अब हमारे पास ट्रोपोस्फीयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर इट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर। अब जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये 11 to 50 किलोमीटर एक्सटेंड करती है अप टू द स्पेस। अब यहाँ पर हमारे पास अगेन टेम्परेचर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने के बजाय। पहले मैंने कहा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा क्योंकि गैसेज एब्जॉर्ब नहीं कर रही है किसको? हीट एनर्जी को ट्रैप नहीं कर रही, तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या है? सॉरी, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर फॉल कर रहा है। नियर द अर्थ सरफेस मैक्सिमम इसलिए कि अर्थ हमारी क्या कर रही है? रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है और उनको रेडिएट करती है। कंडक्शन कन्वेक्शन से जो एयर अर्थ के करीब है वो गर्म रहती है। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इन्वॉल्व होता है आपकी अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। बट जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। बट जब हम स्ट्रेटोस्फीयर में मूव करेंगे, या मैंने कहा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फीयर, तो ओजोनोस्फीयर में बच्चे हमारे पास जो ओजोन लेयर है वो यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, आपने सुना है, पढ़ा भी है। अब जब ये यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, जब ये यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है तो क्या होता है हमारे पास? यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद ये हीट को ट्रैप कर रही है और हमारे पास क्या हो रहा है? हमारी ओजोन का टेम्परेचर, ओजोन लेयर का, स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर अगेन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वो थर्मल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो सन से आ रही है। यूवी रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो जब स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन उनको एब्जॉर्ब करती है तो टेम्परेचर अगेन, ये ना देखें कि -56 बड़ी वैल्यू, पीछे साइन भी तो माइनस है, तो -56 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, मीन टेम्परेचर अगेन इंक्रीज कर गया। तो यहाँ इंक्रीज करने का रीज़न क्या था वो मैंने आपको बता दिया।
अब बच्चे हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर की कंपोजिशन क्या है, इसमें मेजर गैस क्या है, ओजोन है, फार्मूला O3। इसके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी ट्रेस अमाउंट्स में होती हैं, बट मेजर कंपोजिशन इसकी क्या है, ट्रोपोस्फेयर में। अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट आ जाए मीजोस्फेयर पे। द नेक्स्ट लेयर, द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज मीजोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 to 85 किलोमीटर इन द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस। अच्छा, अब इसमें टेम्परेचर अगेन फॉल करेगा -2 to -92। अगेन यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस मैक्सिमम नहीं है, रेडिएशंस के एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस नहीं, और अगेन टेम्परेचर फॉल कर रहा है। अब हमारे पास बच्चे इसमें मेजर गैसेस जो हमारे पास मीजोस्फेयर में है वो आयनिक फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी आयनिक फॉर्म में है, नाइट्रोजन भी आयनिक फॉर्म में है। और इसका जो एंड है मीजोस्फेयर का, इट इज कॉल्ड मीजोपाज। अब मीजोस्फेयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर है, दिस इज कॉल्ड थर्मोस्फेयर। द नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर, एंड द थर्मोस्फेयर, the height of thermosphere is from 85 to 500 kilometers in space, and thermosphere, the temperature in the thermosphere is -92 to 1200 degrees Celsius. And why the temperature is increasing in the thermosphere? As we are moving toward the sun, हम जैसे जैसे स्पेस में जा रहे हैं, we are moving toward the sun, और जब हम सन की तरफ जा रहे हैं, जब हम सन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारी जो टेम्परेचर है अर्थ का, सॉरी एटमॉस्फेयर का, वो राइज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड द सन। एट द मोमेंट द सन इज नीयर टू अस, तो हमारे पास जो टेम्परेचर है अगेन इट इज राइजिंग, एंड इट्स इंक्रीज फ्रॉम -92 to 1200 डिग्री सेल्सियस। एंड द मेजर गैसेज, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द आयोनोस्फेयर एंड और थर्मोस्फेयर, मैंने कहा इसको आयोनोस्फेयर भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर गैसेज मोस्टली आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर गैसेस आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, देखें ऑक्सीजन भी आयनिक फॉर्म में है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आयनिक फॉर्म में है, तो यहाँ पर गैसेस आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड आयनोस्फेयर। और हमारे पास यहाँ पे सोलर रेडिएशन जब एब्जॉर्ब करती है ये गैसेस, और हम सन के करीब भी जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चे ये टेबल था जो कुछ आपकी गैसेस की कंपोजिशन के बारे में बताता है कि हमारी कंपोजिशन क्या है डिफरेंट लेयर्स की, और इनकी रेंज क्या, और इनकी टेम्परेचर रेंज क्या है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी के जैसा कि मैंने बात की कि हम इसमें जस्ट 2 लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे, वन इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर एंड द सेकंड इज कॉल्ड, एंड द सेकंड वन विल बी स्ट्रेटोस्फेयर। अब सबसे पहले बच्चे हमारे पास ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा, द फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ क्लोजेस्ट टू द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ अगेन मैंने लिख दिया, द फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, या आप कह सकते द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज क्लोज टू द अर्थ, क्लोजर टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये हमारे पास ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। और ट्रोपो का वर्ड, यहाँ पे वर्ड ट्रोपो बता रहा है मीन्स टर्निंग और चेंजिंग। व्हाट डज इट मीन्स? यहाँ पे वही वाली बात यहाँ पे मैंने कहा कि एज वी आर मूविंग अप इन द स्पेस टूवर्ड्स द सन, हमारे पास टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो रहा है, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, मीन ट्रोपो मीन चेंज, टेम्परेचर इज चेंजिंग एज वी आर मूविंग अप इन द स्काई और इन द स्पेस, तो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो चेंजेस आ रही हैं। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास ट्रोपोस्फेयर के। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द हाइट। अब हमारे पास ट्रोपोस्फेयर की हाइट क्या है बच्चे, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज 0 to 11 किलोमीटर। मीन अगर आप यहाँ अर्थ सरफेस को लें और यहाँ से ऊपर 11 किलोमीटर स्पेस में मूव करें, तो हमारे पास यहाँ पे जो गैसेस की लेयर है, जो मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं, यहाँ पे वो किस पे कंसिस्ट कर रही हैं, ट्रोपोस्फेयर पे। अब यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर अभी हमने डिस्कस किए, तो मेजर कंपोनेंट्स जो ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास वो वाटर वेपर्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा वेदर चेंजेस, आपकी क्लाउड फॉर्मेशन, बादलों का बनना, विंड मूवमेंट, रेनफॉल एंड स्नोफॉल, बारिश का बरसना बचे और स्नोफॉल होना, जितने भी वेदर फिनोमेनाज हैं, वेदर चेंजेस हैं, वो हमारे पास कहाँ होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। मीन ये जो 11 किलोमीटर का एरिया आपकी अर्थ के इर्द गिर्द, ये क्या है हमारे पास इन्वॉल्व आपकी वेदर चेंजेस से भी, मीन्स कि विंड की मूवमेंट, रेनफॉल, snowfall and the cloud formation, all these processes are taking place in the troposphere, mean in the range of 11 kilometer above the earth surface. अब दूसरी बात बच्चे हमारे पास characteristics of troposphere में, it is the wind movement,
कि हमारे पास जो विंड मूवमेंट है वो भी कहाँ हो रही है, ट्रोपोस्फेयर में हो रही है। अब जैसा कि मैंने कहा, अभी आपने पढ़ा भी, नियर द अर्थ सरफेस द टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। अब ये गैसेज हैं, आपको पता है कि जब गैस मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एंड द मॉलिक्यूल्स मूव अपवर्ड, मॉलिक्यूल्स ऊपर मूव कर रहे हैं। जैसा कि आप अर्थ सरफेस के करीब जो गैसेज हैं वो वार्म है, अर्थ की कंडक्शन कन्वेक्शन की वजह से, अर्थ सरफेस के साथ कंडक्शन और कन्वेक्शन के प्रोसेस की वजह से हमारे पास ये गैसेज वार्म अप हो जाती हैं। अब जैसे ही वो वार्म अप होती हैं वो ऊपर को उठती हैं, नीचे जगह खाली होगी। अब उस एरिया को कवर करने के लिए द कोल्ड गैसेज रश टुवर्ड द एरिया फ्रॉम वेयर द वार्म गैसेज मूव अप। तो जब हमारे पास वार्म गैसेज ऊपर मूव कर रही हैं, वार्म एयर मूव कर रही है, तो कोल्ड एयर उस एरिया को कवर करने के लिए आती है। तो इसकी वजह से क्या होती है, विंड मूवमेंट। इसकी वजह से क्या होती है, विंड मूवमेंट। इसी तरह हमारे पास विंड मूवमेंट के साथ हमारे पास क्लाउड्स की मूवमेंट होती है, जो हमारे पास बाद में प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल का बायस बनती है एंड सो ऑन। अब बच्चे हमारे पास कह रहे हैं कि हमने पढ़ा भी अभी फिर कि एज वी आर मूविंग अप अगेन द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। तो कह रहा है जो डिक्रीज इन टेम्परेचर है विद इंक्रीज इन द हाइट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मतलब आप 1 किलोमीटर स्पेस में मूव किया और टेम्परेचर चेंज क्या आती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक वर्ड यूज हो रहा है, लैप्स रेट। कि व्हाट इज लैप्स रेट? कह रहा है कि बच्चे द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर विद इंक्रीज इन हाइट, कि एज वी आर मूविंग अप इन द स्काई, एज वी आर मूविंग अप इन द स्पेस, और डिक्रीज और इंक्रीज व्हाटसोएवर इज टेकिंग प्लेस, चेंज इन टेम्परेचर तो और है ना। So this change in temperature with increase in altitude or height is called Lapse rate. इसको क्या कहते हैं बच्चे, हमारे पास Lapse rate कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं बच्चे, हमारे पास different phenomena, the major phenomena are taking place in troposphere। अब हमारे पास कह रहे हैं बच्चे जो अर्थ सरफेस के करीब टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, while it is -15 डिग्री सेल्सियस एट द टॉप। और हमारे पास कह रहे हैं जो प्रेशर, मॉइस्चर और डेंसिटी है वो डिक्रीज करती है हाइट से। ये मैंने आपको स्टार्ट में कहा। अब देखें हमारी एयर में 78%, 21% क्या थी, नाइट्रोजन से। सॉरी 78% इज नाइट्रोजन एंड 21% इज ऑक्सीजन। हमारी मेजर एलिमेंटल कंपोजिशन 79% गैसेज, 99% गैसेज जो हैं वो हमारे पास कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ट्रोपोस्फेयर में। और ट्रोपोस्फेयर में भी हमारे पास जो मेजर गैसेज मैंने अभी बताया क्या कर रही है, ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट कर रही हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमारे पास जब अब ऊपर मूव किया, हमने अप इन द स्काई मूव किया, वन बाय वन हम ऊपर जा रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो देखा कि हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो ऑब्वियसली हमारे पास डेंसिटी एटमॉस्फेयर की क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कह रहे हैं जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, जो हमारे पास डेंसिटी है ट्रोपोस्फेयर की, वो मैक्सिमम है क्लोज टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ज़्यादा वो करीब डेंसिटी ज़्यादा है, ना कि स्पेस में ऊपर हाइट पे। तो यही एक और वजह है कि जब आप हिली एरियाज़ में ट्रेवल करते हैं, व्हेन यू आर ट्रेवलिंग टू द नारान इन कागान, या आप हमारे पास चोगरान चले जाएं, या आप कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ में केटू तक चले जाएं, तो क्या होता है वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, बिकॉज कि ये वहाँ पे तो आप एल्टीट्यूड पे चले गए, 1000 फीट्स अबव द सी लेवल है। तो आपकी कंसनट्रेशन, डेंसिटी, मॉइस्चर, सारा कंटेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, बिकॉज वाटर वेपर्स भी क्या है, वो भी ज़मीन के करीब हैं, 11 किलोमीटर्स की रेंज में आ रहे हैं। बट आप इससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली इनकी कंसनट्रेशन भी कम होगी। तो हमारे पास ये कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रोपोस्फेयर के, कि हमारे पास इसमें टेम्परेचर चेंज होता है, करीब क्या होता है, अर्थ सरफेस के करीब ज़्यादा होते हैं, एज वी आर मूविंग अप इट विल डिक्रीज विद द टाइम। और इसी तरह डिफरेंट वेदर फिनोमेनाज, विंड मूवमेंट, स्नोफॉल, ये सारे के सारे प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर में हो रहे हैं। इसके अलावा बच्चे ट्रोपोस्फेयर की कंसनट्रेशन ड्यूरिंग डे एंड नाइट भी चेंज होती है, वो मैंने आपको बताया था। इनके डिफरेंट गैसेज, हमारे पास डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं गैसेस की कंपोजिशन चेंज करने पे। फिर इसके अलावा एल्टीट्यूड के साथ कंसंट्रेशन चेंज होती है। अब जो ट्रोपोस्फेयर की हमारे पास कंडीशन सी लेवल पे कराची में होंगी, वो हमारे पास गैसेस का प्रेशर मैक्सिमम होगा, और इसी के साथ जैसे हम अल्टीट्यूड पे यहाँ पर हैं तो यहाँ पे भी कंपोजिशन डिफरेंट होगी। वी आर एट द हाइट 4200 फीट अबव फ्रॉम द सी लेवल। अच्छा, अब हमारे पास बच्चे जो नेक्स्ट लेयर है हमने जो डिटेल में पढ़नी थी, वो क्या है, वो स्ट्रेटोस्फेयर है। वो क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। अभी मैंने कहा इट इज आल्सो कॉल्ड जोनोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ओके, और क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर।
अब बच्चे कह रहे हैं द सेकंड लेयर अबव द ट्रोपोस्फीयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर, आल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फीयर। इसको ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड ओजोनोस्फीयर? क्वेश्चन ये बच्चे, एक्चुअली ओजोन लेयर है जो आपकी, नाम तो सुनते रहे हैं, साइंस में भी पढ़ी, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, बड़ा आजकल इशू चल रहा है। तो कह रहे हैं जो ओजोन लेयर है वो हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फीयर। कि स्ट्रेटोस्फीयर इज आल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फीयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस O3। ओजोन का फार्मूला क्या है बच्चे? O3। कह रहे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस इन स्ट्रेटोस्फीयर इज आल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फीयर। कि ओजोन गैस की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास इट इज आल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फीयर। अब बच्चे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली बात वही हाइट। सो अभी हमने पढ़ा इट्स रेंजेस फ्रॉम 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। बच्चे ये चीज़ें आपके MCQs में आती हैं, इनको जहन में रखनी है। फार्मूला ऑफ ओजोन जनरल सी बात है, O3 आपको पता है। इसी तरह टेम्परेचर क्या है इसका ओजोनोस्फीयर का? टेम्परेचर ऑफ ओजोनोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर इज -56 टू -2। मैंने कहा बच्चे ओजोनोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? कि हमारे पास, आप सुनते आए हैं, पढ़ते भी आए हैं कि यूवी रेडिएशंस को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है। जब यूवी रेडिएशन सन से आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सन से आ रही हैं, यूवी रेडिएशंस आ रही है, तो यूवी रेडिएशंस को ओजोन एब्जॉर्ब करती है, तो जिसकी वजह से इस लेयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। अब हमारे पास बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी बुक में वो जो डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, ओजोन लेयर फॉर्मेशन। कह रहे कि हमारी ओजोनोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर की फॉर्मेशन भी होती है। अब वो कैसे होती है? कह रहे हैं कि हमारे पास ओजोन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन स्ट्रेटोस्फीयर एंड जनरल रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर्स। अब ओजोन बनती किससे? ओजोन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन से बनती है। आपकी स्पेस में जो पहले की ऑक्सीजन मौजूद है उसी से ओजोन भी बनती है। कैसे बनती है? जनरल रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन लिखा है 3O2, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 2 मोल्स ऑफ ओजोन। ओजोन का फार्मूला मैंने बताया कि O3 है। ओजोन के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 नंबर ऑफ मोल्स के लिए। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ ओजोन लेयर, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ओजोन मॉलिक्यूल, सॉरी ओजोन मॉलिक्यूल। अच्छा, अब बच्चे क्या हम पहले देखेंगे कौन सी 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो ओजोन की फॉर्मेशन में। तो कह रहे हैं देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। वन इज ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 and the second is combination of atomic oxygen, O, single oxygen atom क्या है? atomic oxygen with O2 molecule results in the formation of ozone। अब ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा बच्चे फर्स्ट स्टेप मैंने कहा ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बैलेंस रिएक्शन लिखा है। कह रहा है कि जो हमारा सन है उससे यूवी रेडिएशंस आती हैं, यूवी रेडिएशंस आ रही हैं। अब क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनी है, देखें कि ये मैंने 2 सर्कल्स बनाए हैं, बीच में रेड मार्कर से, रेड कलर से मैंने O डाला है। मैं कह रहा हूँ कि ये O2 का मॉलिक्यूल है, मीन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है O2, ठीक है। अब इसके मैंने 2 एटम्स बनाए हैं ये सर्कल्स में, और रेड में मैंने O डाला है, मैंने बताया ये ऑक्सीजन। स्टेप 1 क्या है कि सनलाइट से, सन से यूवी रेडिएशंस फॉल करेंगी इस O2 के मॉलिक्यूल पे, जो ऑक्सीजन ऑलरेडी एग्जिस्टेड है स्ट्रेटोस्फीयर में। अब जैसे ही यूवी रेडिएशन इस पे फॉल करेंगी, जी साल लिखे ग्लेशियस, तो ये टूट जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ब्रेकअप हो जाएगा, इसमें फिशन हो जाएगी, ब्रेकेज हो जाएगी बॉन्ड्स की, और हमारे पास 2 एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे, 2O, ठीक है। 2 एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुए। फ्री रेडिकल्स हैं ये, यहाँ पे एक वर्ड इनके लिए यूज होता है, फ्री रेडिकल्स हैं। इसका कॉन्सेप्ट आपको बाद में हो जाएगा लेटर ऑन, बट यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए दे आर एटॉमिक ऑक्सीजन सिंपली। अब एक एटॉमिक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलेगा। सेकेंड स्टेप में हमने क्या था? फॉर्मेशन ऑफ ओजोन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो ये O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, इसके साथ एटॉमिक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल में ना O3 बन गया। अब ओवरऑल हमारे पास 2 एटॉमिक ऑक्सीजन बने हैं।
तो इसका मतलब है एक एटॉमिक ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल से मिलता है तो 2 एटॉमिक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलेंगे। तो 2O2 प्लस 2 एटॉमिक ऑक्सीजन गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ ओजोन 2O3। ठीक है, तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ ओजोन बने। इस रिएक्शन को हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें बच्चे, सन है, सन से यूवी रेडिएशंस आई, एटॉमिक ऑक्सीजन पे फॉल किया इन्होंने। दिस इज O2। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये मैंने सर्कल्स बनाए हैं ऑक्सीजन के लिए। अब जैसे ही वो एटॉमिक ऑक्सीजन पे फॉल किया, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, हमारे पास ये टूट गया और इससे एक एटॉमिक ऑक्सीजन ये बना, वो सर्कल बना के मैंने बीच में O लिखा है, बना आपको सब एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें मैंने O किसके लिए डाला हुआ है, ऑक्सीजन के लिए। एक एटॉमिक ऑक्सीजन ये बना और दूसरा एटॉमिक ऑक्सीजन ये बन गया, इधर ले आए हम उसको, ये भी बनाया हुआ, ये भी मैंने यहाँ पे। अब ये 2 एटॉमिक ऑक्सीजन बने कि नहीं इक्वेशन के मुताबिक, जैसे मैंने कहा। अब हमारे पास, मैंने कहा कि एक जब एक से मिलता है तो 2 से मिलने की कैपेसिटी रखते हैं। तो अब यहाँ से एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ रहा है स्टेप 2 में, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में इधर से दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ रहा है। ठीक है, अब एक एटॉमिक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से इधर मिल रहा है और दूसरा एटॉमिक ऑक्सीजन इधर से एक ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिल रहा है, और एक किधर ओजोन मॉलिक्यूल बन गया O3। देखो 1 2 3 एटम्स बनाए हुए, बीच में मैंने रेड कलर से O लिखा हुआ है, मींस दिस इज ओजोन, दिस इज शोइंग ओजोन। और यहाँ पे एक एटॉमिक ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ मिला और इसने भी क्या बनाया, O3। मीन ओवरऑल टोटल कितने मॉलिक्यूल्स बन गए ओजोन के, 2O3, मीन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि हमारे पास ओवरऑल क्या हुआ कि सम अप करते हैं रिएक्शन को कि यूवी लाइट आई सन से, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे फॉल किया उसने, उसको ब्रेक कर दिया उसने 2 एटॉमिक ऑक्सीजन में। अब एक एटॉमिक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिल रहा है, ये देखें, और 3 हो गए, इधर से 2 और 1 3 हो गए। मैंने अभी कहा कि ओजोन वो हमारे पास गैस है जिसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स। तो इन लास्ट हमारे पास क्या बन गया बच्चे, ओजोन बन गया। इस तरह हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन बनती है। फिर बच्चे हमारे पास इस लेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओजोन तो बन गई, हमारे लिए फ्रेंडली है, यूवी रेडिएशंस को हमारी ज़मीन पे आने से रोक रही है और हमारी स्किन कैंसर जैसी बीमारियां उससे हमें रोक रही है। स्किन कैंसर, स्किन बर्न्स, यूवी रेडिएशन हाई एनर्जी है बच्चे, ये आपकी स्किन को डैमेज करती है, स्किन कैंसर काज करती है। तो सिंपली ये उसको ब्लॉक कर देती है ओजोन, और हमारी अर्थ पे ये नहीं आ रही और आप प्रोटेक्टेड हैं, स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से बचे हुए हैं। बट कह रहे हैं बच्चे कि अब ऐसा हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs हमारे पास मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जो रेफ्रिजरेटर्स, प्रोपेलर्स, परफ्यूम स्प्रेज में यूज़ होते हैं, वो स्पेस में जा रहे हैं और इसको डिप्लीट कर रहे हैं। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्या है, अब वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, ये जहरीली गैसें हैं जो SO2, SO1, सल्फर ऑक्साइड्स, कार्बन ऑक्साइड्स, वो स्पेस में जाके क्या करते हैं बच्चे, आपकी ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिप्लीट करते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे यहाँ पर ये कि आपके जो जहाज़ हैं, स्पेस जेट क्राफ्ट्स हैं, वो भी जो फ्लाई करते हैं वो कहाँ करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में करते हैं, ओजोनोस्फेयर में। जैसा कि यहाँ पे गैसेस की कंपोजिशन कम है, मेजर डेंसिटी गैसेस की बिलो 11 किलोमीटर है, और जेट क्राफ्ट जो हैं वो नॉर्मली फ्लाई करते हैं 11 किलोमीटर to 50 किलोमीटर की रेंजेस में। तो वहाँ पर उनको एयर फ्रिक्शन, टर्बुलेंट फ्लो, ड्रैग फोर्स कम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि आप गाड़ी से हाथ बाहर निकालें तो आपका हाथ पीछे को आ रहा है, मीन एयर आपको रेजिस्टेंस कर रही है ना, तो वही फोर्स ऑब्वियसली का मतलब गाड़ी पे भी तो लग रही है, वो एयर को पुश करके आगे जा रही है ना। तो यही बात जहाज़ों के लिए भी तो है, वो एयर में जब मूव कर रहे हैं तो दे आर पुशिंग द एयर अगेंस्ट इट्स मोशन, रेजिस्टेंस तो है, ड्रैग फोर्स तो है। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चे, उसको फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, मीन इजी फ्लाई के लिए जेट्स भी कहाँ मूव करते हैं, व्हाट, इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो हमारे पास एक और बात जो रहेगी कि जो 11 किलोमीटर to 50 किलोमीटर का पोर्शन है, इसमें जो 30 किलोमीटर का पॉइंट आता है वहाँ पर ओजोन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। कि 11 से 30 पे जाओगे तो वो जो 30 है, इन बिटवीन 11 एंड 50, उस पॉइंट पे ओजोन की कंसंट्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम। सो बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विल बी द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज लेयर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। इस पर अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो लेटर ऑन यू कैन आस्क मी, एंड हमारे पास इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं
कि what are the characteristics of troposphere, what are the characteristics of stratosphere, what is the method of formation of ozone layer in the stratosphere. Thank you all.